नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि ये वीडियो है आपका जीव विज्ञान से जितने भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक में, उन सभी का क्वेश्चन कलेक्शन इस वीडियो में है। अगर पीछे भी इसी तरह के सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया है, नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट से आज का ये आपका टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये है आपका डार्विन का, ठीक है, डार्विन द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं, आंसर डी है। व्याख्या है आपका कि ये जो पुस्तक है डार्विन द्वारा और ये विकासवाद से संबंधित है, ठीक है। इस पुस्तक में क्या है आपका प्रस्तुत किया गया है विकासवाद, जिसको हम लोग बोलते हैं डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद भी बोला जाता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन, ये है आपका डार्विन का पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। क्लियर, आगे चलते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी का एक टाइमिंग जिसको बोलते हैं वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ही, चयापचय ही, ठीक है। तो वो क्या नियंत्रित करता है हमारा? तो वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बाकी व्याख्या देखिए, आपका आंसर भी है कार्बोहाइड्रेट। कर है आपका कि इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। और फिर हार्मोन जो है एक तरह का क्या है, ये प्रोटीन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आया हुआ भी आपका कि ये जो इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का आपका एक प्रोटीन है, या हार्मोन भी क्या है, एक तरह का प्रोटीन ही है, ठीक है, जो सुक्रोज कह रहा है समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसका काम क्या है आपका हार्मोन का, कि ये ग्लूकोज को समस्थापित करता है। और इंसुलिन जो है वो लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से क्या बनाता है, ग्लाइकोजन, ठीक है, मतलब ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। और ग्लूकोज क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप ही, अपरूप आपका कार्बोहाइड्रेट का ही ग्लूकोज रूप होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करें, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए आपका आया हुआ है, आपका है 63वीं बीपीएससी का 2017 में आया हुआ है। तो इसमें देखेंगे हमारा, तो पेनिसिलिन एक है आपका एंटीबायोटिक, फिर आपका एक इसमें मिल जाएगा, इसमें और भी ले सकते हैं हम लोग सल्फाडाइजिन, ठीक है, सल्फाडाइजिन भी आपका एक एंटीबायोटिक ही है। तो यहाँ आंसर देखेंगे हम लोग, तो इसमें पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन ही है आपका, दोनों एंटीबायोटिक, इससे ज़्यादा नहीं शो किया। इसमें एंटीबायोटिक का उपयोग जो है वो बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के रूप में आपका मुख्यतः जो है वो चावल में पाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे आप लोग, तो कह रहा है इसमें कि 100 ग्राम अगर पका हुआ चावल है तो उसमें 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमको मिलेगी। कह रहा है चावल में 90% कैलोरी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। और चावल साधारणतः जो है वो मुख्य पदार्थों की तुलना में इसमें अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर पाया जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कीट संवर्धन क्या है? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संवर्धन मतलब वृद्धि होता है, तो कीटों का वृद्धि करना ही आपका कीट संवर्धन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कीट संवर्धन कीटों, जैसे कि केचुआ का एक उदाहरण ले लेते हैं। कह रहा है कि इसकी वृद्धि करने का विज्ञान है आपका कीट संवर्धन। केचुआ जो है, केचुआ को कृषकों का मित्र या भूमि का आंत भी कहा जाता है, ठीक है। तो कृषकों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि केचुआ जो है वो आपको एक खाने के बाद, जैसे हम लोग को थी होता है श्वसन क्रिया के बाद, वो क्या करता है कि आपका परिसंचरण करता है, जिसमें कि आपको वो एक खाद्यनुमा पदार्थ आपको मल के रूप में छोड़ता है, ठीक है। तो वो आपको एक तरह का जैव उर्वरक के रूप में हम लोग उसका उपयोग करते हैं, जिसका नाम रखा गया है बर्मी कंपोस्ट, ठीक है, जिसको केचुआ खाद या बर्मी कंपोस्ट ज़्यादातर मिलेगा आपको। तो वो क्या होता है कि हमारे फसलों के लिए अधिक उपजाऊ होता है, जिसके कारण हम लोग इसको कृषकों का मित्र बोलते हैं। और भूमि का आंत इसलिए बोला गया है चूंकि यह जमीन के अंदर रहता है, केचुआ हमेशा मिट्टी में रहते हैं। तो आपका ये दो उपनाम है केचुओं का, कृषकों का मित्र और भूमि का आंत। करे केचुआ खाद या बर्मी कंपोस्ट जो है पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है, ठीक है। तो ये कहां से आता है आपका बर्मी कंपोस्ट, केचुआ द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। करा है
कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। ठीक है, तो जेनेटिक्स नाम से ही आपका अनुवांशिक चीज है इसमें, तो आनुवांशिकता और विचरण हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बाकी कुछ और नहीं है। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए कर है निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा फल नहीं है। तो इसमें फल के अंतर्गत आपको नहीं रखा जाएगा सेव को। ठीक है, चूंकि सेव जो है वो आपका पुष्प कली से ये बनता है, पुष्प अंडाशय। ठीक है, तो वो एक पुष्प अंडाशय का निर्माण करके फल का निर्माण करता है, तो ये आपका पूर्ण रूप से हम लोग इसको फल के अंतर्गत नहीं रखेंगे। ठीक है, निर्माण कर रहा है, अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है केवल अंडाशय ही रहता है, लेकिन कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं। तो ऐसे फल को हम लोग असत्य फल या फॉल्स ट्रू बोलते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल सेब है, काजू है और नाशपाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है कि लौंग जो है पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वो तो आपको एक तरह की कली होती है, पुष्प कली हो जाएगा, डी ऑप्शन, तो शुष्क पुष्प कली होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर है कि लौंग एक मसाला है और पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो वही है आपका फूल की कली हो जाएगा, डी ऑप्शन दे ही रहा है आपका। अगर व्याख्या देखना है तो और भी देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है आपका, कह रहा है कि लौंग के पौधे का जो वास्तविक नाम है वो रखा गया है आपका साइजिजियम एरोमेटिकम। ठीक है, जो कि कुल मेट्रेसी के अंतर्गत इसको रखा गया है। किस कुल के अंतर्गत है ये आपका, तो मिट्रेसी का है। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि इसका जन्म स्थल कहां माना गया है, इंडोनेशिया में। ठीक है, लौंग कहां से पैदा हुआ है आपका, इंडोनेशिया से। इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष होता है जिसकी लंबाई 10 से 20 मीटर तक होती है। ठीक है, और इसका जो पत्ती होती है वो आपका बड़ा और अंडाकार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि अदरक तना है या जड़ नहीं। ठीक है, तना है जड़ नहीं, क्यों, इसका मुख्य रीजन क्या है भाई। तो देखिए अदरक में तना और जड़ नहीं होने का कारण है आपका कि इसमें आपका कोई भी चीज है, तना का मुख्य पहचान क्या है कि वहां पर नोड और इंटर नोड पाया जाता है। ठीक है, नोड और इंटर नोड क्या है भाई, इसको समझ लीजिए आप लोग। तो जैसे अगर कोई पौधा निकलता है तो ये आपका जमीन हो गया, जमीन के अंदर आपका जो भी भाग रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जड़। ठीक है, और ऊपर जो भी भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं तना। ठीक है, तो तना के अंतर्गत जो है, तना में क्या होता है कि उसकी विशेषता ये होती है कि अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि पत्तियां निकलती है तना से। ठीक है, तो वो पत्तियां निकली, फिर आगे बढ़ेंगे आप लोग तो आगे भी देखेंगे कि पत्ती निकल रही है एक ही जगह से जहां आपका रहता है, फिर ऊपर जाएंगे तो इधर निकलेगा, फिर जाइएगा इधर निकलेगा, कहने का मतलब इस तरह से निकलती है। तो ये जो भाग होता है, ये जहां जहां से पत्तियां निकल रही है उसको हम लोग बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं, नोड्स। ठीक है, और जहां से आपका ये एक नोड है और ये भी एक नोड है। ठीक है, यहाँ भी एक नोड हो गया और यहाँ भी एक नोड हो गया, तो इन दोनों के नोड के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज किसका है आपका, तना का, न कि जड़ का। तो ये तना का मुख्य विशेषता हो जाएगा जिसमें नोड और इंटर नोड होगा। ठीक है, चलिए बाकी वही चीज लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका पादप कली क्या है, तो पादप कली आपका भ्रूणीय टहनी है, नाम से ही लग रहा है कि इसमें टहनी ज्यादातर होगा। तो आइए अब ऊपर चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, ये व्याख्या आपका है 11 नंबर क्वेश्चन का। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह जो है उसकी कली या कलिका कहते हैं, जो विकसित नहीं होता है, सही बात है। और इसकी यह कह रहा है किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है, सही बात है। जैसे कि अभी हम लोग जो पढ़े अभी, तो यहाँ पर तना जो होता है तना के अंतिम छोर पे निकलेगा, या फिर कहीं पत्ती का ये जो भाग होता है जहाँ नोट्स बताए थे वहां पर इसका उत्पत्ति होती है कली का। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपसे कि पौधे हैं जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए आयोडीन, आपको याद होगा कि आयोडीन क्या है आपका, एक हाइलोजन ग्रुप का है। ठीक है, तो हाइलोजन ग्रुप क्या है तो उसका नाम उसी से जोड़ देते हैं हम लोग, हेलोफाइट। ठीक है, हेलोफाइटा श्रेणी के बोलते हैं उसको, जो पौधे उगते हैं हेलोफाइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपका कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसको हम लोग ईईजी बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, अब नाम ईईजी जब आया, ईसीजी होता है जिस तरह से, उसी तरह ईईजी होता है। तो ईईजी का उपयोग किसके उपचार के लिए, किसके निगरानी के लिए किया जाता है, तो आपका मस्तिष्क के लिए होता है। और ईसीजी किसके लिए होता है, तो आपका हार्ट के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ देख लीजिए वही चीज दिया हुआ है।
आगे देखते हैं, कह रहा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो इंफ्रारेड द्वारा उसका ट्रीट किया जाता है जो। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। कह रहे इंफ्रारेड जो है आपका IR, करे वो अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों को दर्द उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप जो है विद्युत उपकरण है जिसमें कि इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है, कोई खास विशेषता नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, करे जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। ठीक है, तो ये तो साफ स्पष्ट लगता है कि जितने अधिक परिवर्तन होगा वो आपका विविधता बढ़ेगा ही, तो परिवर्तन से ही विविधता बढ़ेगा, तो ऑप्शन में ही आपका छिपा हुआ है वो सब। ठीक है, तो कह रहे वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया है उसको हम लोग बोलते हैं नौ डार्विनवादी। ठीक है, आधुनिक नौ डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारणतः परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, वही है आपका साधारण परिवर्तन होता है तो नई जीव की उत्पत्ति होती है, जिसको हम लोग विविधता बोलते हैं, जैव विविधता। ठीक है, ये कह रहा है कि ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों के कारण पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती रहती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर। आज ये कह रहे हैं मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। ठीक है, तो ये है आपका लैंगिक जनन, जिसमें कि आपको लैंगिक जनन पे ही आपका अनुवांशिकता जो है वो मेंडल का आधारित है। क्लियर, तो ये तो स्पष्ट है कि जो अनुवांशिकता होता है वो जनन पे ही आधारित होता है, तो आपका लैंगिक जनन ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA की खोज किसने की थी, तो वो है आपको खोजकर्ता यहाँ पर हो जाएंगे जेम्स वाटसन, और इसके साथ फ्रांसीसी क्रिक भी थे, और इसके बाद में आपका हो जाएगा, इस ऑप्शन में देखेंगे तो हम लोग को और भी मिलेगा, जैसे कि ई ऑप्शन दे रहा है तो ये तो हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रैंक किंग। उसके अलावा इसमें एक और नाम आ जाएगा आपका, जैसे इसमें ले सकते हैं फ्रेडरिक मिस्चर भी हो जाएगा, तो यहाँ तो ऑप्शन है नहीं तो हम लोग ई ऑप्शन ले लेंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक चीज़ यहाँ जानने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे हम लोग जानते हैं कि जेम्स वाटसन और फ्रिंक ने देखा था, खोज इसको किया था, लेकिन स्पष्ट रूप से इन लोगों ने नहीं देखा था, एक्सरे के थ्रू देखा था, इसलिए हम लोग का ये ऑप्शन ले लेंगे इसमें। आइए देखते हैं, व्याख्या आपको दे रहा है, यहाँ पर है लिखा हुआ कि यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक और MHF विलिंग्स और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने DNA को खोज की थी। ठीक है, यह गलत अवधारणा है। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे कि ऊपर में भी ऑप्शन में दिया हुआ था, तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा, देखिए दिया हुआ है कि इन लोगों ने केवल एक्सरे विश्लेषण करके बताया था 1953 में कि DNA का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या है कि DNA का पहचान सर्वप्रथम जो है 1869 में ही आपका स्विस रसायन शास्त्री जो है फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। ठीक है, इसका नाम यहाँ पर आ गया वो फ्रेडरिक मिस्चर। तो फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लियन कहा था सर्वप्रथम। ठीक है, तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन इसलिए ई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर फ्रेडरिक मिस्चर बोलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये तो सबको पता है, अनुवांशिक लक्षण में आपका DNA पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, वही चीज लिखा हुआ है। अगला है आपका कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में भाई, तो ये आपका ग्लाइकोजन का होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में आपका इंसुलिन तोड़ के बनाता है, तो उस तरह से हमारा क्या है वो आपको यकृत में होता है, तो ये किस रूप में आपको मिलेगा, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। वही देखिए आपको दे रहा है कि शरीर की कोशिकाओं का कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा मिलता है आपका शुगर वसा प्रोटीन की रासायनिक क्रिया से। शुगर शरीर में ग्लूकोज, शुगर जो है शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है, फिर यह अवशोषित होकर रक्त के विभिन्न अंगों या ऊतकों में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये जो है यकृत और मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहती है। ठीक है, अगर वो ग्लूकोज के रूप में रहेगा तो डायरेक्ट क्या होगा कि वो आपको अवशोषित होकर वो हमारे रक्त में या विभिन्न अंगों में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको ग्लाइकोजन के रूप में हमारा शरीर स्थिर रखता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होती है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, 70% के आसपास माना गया है। इसमें ज़्यादा आप सभी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सभी को याद ही होगा। ठीक है, व्याख्या में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है वो आपका कौन सा होता है? विटामिन के। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है कि इस विटामिन को जो है रुधिर स्रावरोधी पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीथेमोरहैजिक कहते हैं, इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर रहता है। ठीक है, चूंकि पतला रहेगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा तेजी से होगी, इसीलिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो वह है आपका वही प्रति विष प्रतिकारक के रूप में होता है विटामिन के का यूज। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आपका दे रहा है कि इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं, इस कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता। वही वाला बात लिखा हुआ है आपको। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे और करें निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल के रूप में जानते हैं हम लोग? तो वह है आपका विटामिन D2। ठीक है, बाकी व्याख्या में वही चीज लिखा होगा आपका। विटामिन D2 जो है वो आपका क्या है? आर्गोकैल्सिफेरॉल, जबकि D3 का नाम है आपका वही कोलीकैल्सिफेरॉल। और D2 तथा D एक ही प्रकार का होता है, जो मुख्यतः भोजन जो है वो अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मनुष्य रूप में भोजन में यह मक्खन के रूप में ले सकता है आपका मशरूम और दूध, पनीर, मांस, अंडों के जो जर्दी होती है उसमें